अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि आप किसी भी आप जो है क्या बोलते हैं, जब भी कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, सही। जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, डाटा की प्रेजेंटेशन को हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 में, सही। वहाँ पर हमने डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पढ़ा था और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डिस्कस करा था यूनिट 1 में। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि जो डाटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो दोनों सूरतों में अगर हम कहें कि भाई डाटा को अगर कंपेयर करवाना है, तो डाटा को कोई दो डाटा अगर हमारे पास मौजूद हैं, तो उन दो डाटा को अगर हमें कंपेयर करवाना है या दो से ज़्यादा डाटा को आपस में कंपेयर करवाना है, तो उसको कंपेयर करवाने के लिए हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए दोनों डाटा सेट्स की, ठीक है। तो वो सिंगल वैल्यू क्या जी करती है, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप यूँ समझें कि जैसे आपकी परसेंटेज है, आपका रिजल्ट आता है, आपकी परसेंटेज आती है। जो आपकी परसेंटेज होती है वो पूरे रिजल्ट को जी आपकी क्या करती है, शो करती है। आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ठीक है, इन सब के मार्क्स का एक एवरेज निकल के आपकी परसेंटेज आपके सामने आती है, ठीक है। वो परसेंटेज आपके पूरे रिजल्ट को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। जी तो अब आपको मतलब अगर आपको आपसे कोई आपकी परसेंटेज पूछता है, तो वो परसेंटेज आप बताते हो और वो बंदा आपके पूरे रिजल्ट के बारे में एक नतीजा निकाल लेता है कि भाई अगर इस बच्चे की 75% आई है, तो इसका मतलब इसने तमाम सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स लिए हैं वो 75 के अराउंड होंगे, या तो 75 से ज़्यादा होंगे या 75 से पीछे होंगे, ठीक। ये भी हो सकता है कि उसने जी सारे सब्जेक्ट्स में 75 मार्क्स लिए हों, या सारे सब्जेक्ट में 75 मार्क्स लेगा तो फिर उसकी भी एवरेज क्या निकलेगा, 75 ही निकल रहा होगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल जी टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड एन एवरेज, ठीक है। एंड समटाइम इट इज रेफर टू एज मेजर ऑफ लोकेशन। जब हमें किसी भी एरिया की लोकेशन को लोकेट करना होता है, तो वहाँ पे हम एवरेज को यूज़ कर रहे होते हैं, सही। अच्छा, यहाँ पर हम जो इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ एवरेज को डिस्कस करेंगे, जो कॉमन टाइप्स हैं, उसमें अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। ये अर्थमेटिक मीन वही अर्थमेटिक मीन है जो हमने अपने मैट्रिक लेवल में अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, वो यहाँ पर सिंपल मतलब मीन, इसमें ग्रुप ये डाटा फर्स्ट में ईयर के और स्टेट्स में भी था ना। फर्स्ट ईयर के स्टैट्स में भी था, बिल्कुल। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने अभी तक जी डिस्कस नहीं करा था, सही है। आईकॉम में भी नहीं डिस्कस करा था और इससे पहले भी नहीं डिस्कस करा, ये हमारे जी लिए जी न्यू है। तो इसके अलावा हमारे पास मॉड है, मॉड भी हमने लास्ट हम डिस्कस करके आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में। और मीडियन है, सही। इन टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है, ये पूरा चैप्टर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, ये जो हमने आपको बताएंगे सारी एवरेजेस हैं, ये जितनी भी मेरे पास टाइप्स लिखी हुई हैं ये सारी क्या है, एवरेज हैं। मतलब एक तरह से ये टूल्स हैं हमारे पास, सही। किसी भी डाटा की अब सारा प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर ये सारी ही एवरेज है, तो हम खाली अर्थमेटिक मीन से काम क्यों नहीं चला लेते, सही। ये सारी एवरेज है ना, तो खाली अर्थमेटिक मीन काफ़ी था। दरअसल डिपेंड करता है नेचर ऑफ डाटा पे, सही। डाटा का नेचर क्या है, डाटा का जैसा भी नेचर होगा उसके हिसाब से इन इनमें से कोई भी एक टूल हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, सही। और जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल डाटा में जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, तो हम वहाँ पर प्रेफर करते हैं कि अर्थमेटिक मीन को यूज़ किया जाए, मतलब अर्थमेटिक मीन वाला एवरेज निकाला जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास जो डाटा की वैल्यू है उसमें रिपीटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, एक वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो वो हम कहते हैं मॉड है, तो मॉड का मतलब होता है फैशन। इसी तरीके से हम कहें कि हमारे पास जो डाटा है, उस डाटा में जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत दूर दूर है, सही, मतलब उनमें बहुत डिफरेंस है। अगर एक जगह 5 लिखा हुआ है तो दूसरी जगह 95 लिखा हुआ है, तो डाटा की वैल्यूज़ में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पर मीडियन वाले टूल को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जब अगर हमें किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड मालूम करना है, मतलब टाइम के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल एक शख्स अपनी जॉब पर जा रहा है, सही, और वो जॉब पर जब जाता है तो उसके ऑफिस में उसका एवरेज टाइमिंग नोट करना है कि भाई घर से निकलता है और ऑफिस पहुंचता है, तो घर से निकलने में और ऑफिस पहुंचने में जो एवरेज टाइम लग रहा है, वहाँ पर हम बोलते हैं भाई हार्मोनिक मीन यूज़ करो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये जितनी भी एवरेजेस हैं हमारे पास, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा किस नेचर का है, सही। तो हमारे पास अभी बीकॉम में यहाँ पर आपसे ऐसा तो नहीं है कि आपको डाटा दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा खुद पिक करो कि इसमें कौन सी एवरेज, आप कौन सा एवरेज फार्मूला यूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं है। सिंपल हमारे पास डाटा आएगा और उसमें हमें बता दिया जाएगा कि आपने कौन सा इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, या फिर और क्या बोलते हैं मीडियन या मॉड निकालना है, ठीक है। ये बात आपको सवाल में ऑलरेडी बता दी जाएगी, सही। इसके अलावा, अच्छा एक सेकंड,
मैं इसको ना प्रेजेंटेशन मोड में करता हूँ। अब आप लोगों को क्लियर पिक्चर आ रही है? जी सर। बेहतर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट, अच्छा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स आज तो डिस्कस नहीं हो सकते। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन को, सही है। और अर्थमेटिक मीन भी बहुत डिटेल टॉपिक है। यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन के भी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कुछ जो एरर्स वगैरह आते हैं अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन में उनको सॉल्व करेंगे, और अनग्रुप डाटा में अर्थमेटिक मीन किस तरह निकाला जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। और देखो जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी तो है तो बहुत आसान, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ी लेंदी है। आपको जो फॉर्मूले हैं अभी हमारे पास समझने के एक तरह से ये चैप्टर शुरू हो गया फॉर्मूलों का, सही है। यहाँ पर अपने एवरेज के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सही। और इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्या बोलते हैं डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का चैप्टर है इसके बाद, वहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले सारे आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस चैप्टर की तैयारी करने बैठ रहा हूँ, प्रिपरेशन करने बैठ रहा हूँ, तो इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे और वैल्यूज़ को किस तरीके से फॉर्मूले याद होंगे तो आपको टेबल बनाना आ जाएगा, सही है, कि डाटा का टेबल किस तरीके से बनेगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को अगर हम आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे पास जो भी रॉ डाटा दिया हुआ होगा उन रॉ डाटा को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, सही। अच्छा, अर्थमेटिक मीन, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, इसको यहीं पर ही समझ लो। पॉपुलेशन का और सैंपल का कॉन्सेप्ट यहीं पर ही समझ लो। एक तो होता है पॉपुलेशन, हम जब जर्नल लाइफ में अपनी पॉपुलेशन का वर्ड सुनते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा में से? आबादी। आबादी, ठीक है। अब आबादी। पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन जो है ना हमारे पास, अ, किसी भी, जैसे हमने अभी जर्नल एक बच्चा है जिसने स्टैट्स नहीं पढ़ी, सही, तो वो भी जैसे अभी आपको इसके बारे में नहीं मालूम, पॉपुलेशन जब भी आपके जहन में आए बोलेगा आबादी। अब आबादी देखो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा तो लाइब्रेरी में बुक्स की क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं जी जी। क्या बोलते हैं स्टेशनरी की शॉप पे जा रहा हूँ तो उसके पास जो स्टेशनरी की क्या है, पॉपुलेशन है, सही। तो पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों की आबादी, पॉपुलेशन का मतलब किसी भी चीज़ की आबादी हो सकती है। समझ आ रही है बात? सही। इस पॉपुलेशन का मतलब है जी। कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब किसी भी चीज़ की जब आप कलेक्शन कर रहे हो तो उसकी कंप्लीट आपने कलेक्शन कर ली, सही। यानी आप आप अगर जो बुक्स हैं स्टेशनरी वाले की शॉप पे जो बुक्स हैं उनकी प्राइस का एवरेज निकालने जा रहे हो, तो आपने कहा कि भाई तमाम बुक्स की प्राइस के हम क्या करेंगे, तमाम बुक्स की प्राइस हम लेंगे और फिर उनको नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हमने क्या करा, पॉपुलेशन मीन निकाला, ठीक है। समझ में आई बात? इसी तरीके से हम पॉपुलेशन, लोगों की सैलरीज भी हो सकती है। जैसे कि हमने कहा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की एवरेज सैलरी मालूम करनी है। अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग जितने भी हैं वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है, और उनकी सैलरी भी इटसेल्फ क्या है, पॉपुलेशन है। तो हमने तमाम सैलरीज पर्सन को उठाया और उनकी सैलरी को क्या कर लिया, सम कर लिया, यानी समीशन एक्स निकाल लिया, और तमाम जितने भी थे उनको नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं मीन को, जब पॉपुलेशन का मीन मालूम करना। और ज़रूरी नहीं है पॉपुलेशन का मीन मालूम करना एक मुश्किल टास्क है। पॉपुलेशन का मीन मालूम करना एक मुश्किल टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम कहते हैं कि भाई पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना एक मुश्किल टास्क है। एक काम करते हैं, हम मुश्किल डिफरेंट प्लेसेस से सैंपल ले लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल सैम्पलिंग की अगर मैं बताऊं, जो हम अपनी डेली लाइफ में करते भी हैं, जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलते हो कि पूरा थान खोल के दिखा दो, नहीं। आप क्या करते हो, थोड़ा सा, अच्छा जिनके माइक्स ओपन है तो वो उसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे चैट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप मुझे बता देगा, ठीक है। तो अभी आप माइक्स अपने जो है ना वो क्लोज कर दें।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट में पूछ लीजिएगा मुझसे, सही, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। अच्छा, सैम्पलिंग सैम्पलिंग हमारे बहुत सारे काम आसान कर देती है। सैम्पलिंग से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, कि हमें पूरे डाटा को रीड नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं और फिर बता देते हैं कि भाई पूरी पॉपुलेशन ऐसी होगी। ये जो था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट्स की हमें किसी भी स्कूल की हमें क्वालिटी चेक करनी है, तो हम कहेंगे भाई इसके नंबर ऑफ इसके स्टूडेंट्स को बुलाओ और उनका टेस्ट ले लो, सही। तो हम ऐसा थोड़ी है कि तमाम स्टूडेंट्स का टेस्ट ले लेंगे, हम सैम्पलिंग कर लेंगे, सैंपल करेंगे भी, इस क्लास से 5 स्टूडेंट्स बुला लो, इस क्लास से 3 स्टूडेंट्स बुला लो, सही। अब ये 3 4 5 स्टूडेंट्स या मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स को हमने बुलाया और उनका टेस्ट ले लिया। अब हम बता सकते हैं कि भाई इन 15 स्टूडेंट्स को देखकर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं, यानी तमाम स्टूडेंट्स के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। सैंपल मीन समझ में आ गया, और पॉपुलेशन मीन, देखो दोनों का कैलकुलेशन का तरीका तो सेम है। सैंपल मीन का मतलब है कि आपने जो भी सैंपल लिया उन तमाम वैल्यूज को प्लस करके और जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उससे डिवाइड कर दो। पॉपुलेशन का मीन का मतलब है जो डाटा में मौजूद तमाम वैल्यूज को क्या कर लो, प्लस कर लो, और कैपिटल एन जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। पॉपुलेशन मीन को म्यू से नोट करते हैं और सैंपल मीन को एक्स बार से नोट करते हैं। याद रहे इस चैप्टर में जब हम मीन की बात करेंगे तो हम एक्स बार यूज करेंगे और सैंपल मीन की बात कर रहे होंगे, सही। ये जो पॉपुलेशन मीन वाली बात जब हम सेक्शन सी को पढ़ेंगे, जब सेक्शन सी में जाके हम सैम्पलिंग के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये म्यू बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो वहाँ पॉपुलेशन मीन की जब बात करेंगे तो म्यू लिखेंगे और सैंपल मीन की बात करेंगे तो एक्स बार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, रॉ डाटा के लिए, सही। यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हुई। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा मौजूद हो सवाल में तो हम किस तरीके से उसकी ग्रुप डाटा होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, सही। तो हम क्या करेंगे वहाँ पर इस तरीके से मीन निकालेंगे, समीशन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी और एक्स का मतलब है मिड पॉइंट, लास्ट इंटरवल का क्या है, मिड पॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, उन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स एफ एक्स आ जाएगा, और एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बात? यहाँ तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई या कोई आपको क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट में मुझसे आप। अगर क्लियर है तो ओके करें, हम आगे बढ़ते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, बाकी सब भी क्लियर है? अच्छा, अभी दरअसल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अभी मैं सिर्फ बुक की एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। हम पहले अभी क्या बोलते हैं, बुक के जो क्वेश्चंस हैं या बुक की एग्जांपल्स हैं उसको देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद पास पेपर्स के क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर को नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, सही। तो अब जितने भी चैप्टर्स हमारे पास हम आगे फ्यूचर में करेंगे उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से होगा, पहले बुक की एग्जाम्पल्स को और उसमें से मौजूद जो फॉर्मूले हैं वो हम देख लेंगे, उसके बाद पास पेपर्स पर जाएंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए, हमारे पास एक स्लाइड है, आप लोग को व्यू इसका क्लियर आ रहा है? एग्जाम्पल 2 है आपकी बुक की, मैंने कहा था शाहिद जमाल की बुक आप लोग परचेज कर लिएगा, स्टडीज की, ठीक है। मैंने भी एग्जाम्पल वहीं से पिक करी है। देखो सिंपल सा रॉ डाटा दिया हुआ हमें 2 7 5 -4 0 3 11 9 -2 1, ठीक है। हमें कहा जा रहा है इसका अर्थमेटिक मीन निकालें। अब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को सम कर लेंगे। सम करने के लिए हमने एक कॉलम बना लिया, 2 7 5 -4 0 3 11 9 -2 1। अब इन सब का क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो लाजमी बात है जहाँ -4 है वो खुद ब खुद माइनस ही हो जाएगा, जहाँ -2 है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही परफॉर्म करेगा। तो टोटल आ गया हमारे पास 32। तो 32 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम गिने, एन की वैल्यू स्मॉल एन कितना आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, 10 है, और इनका सम क्या है, समीशन एक्स कितना आ रहा है पास 32, डिवाइड करेंगे 3.2, हमारे पास इसका ऑटोमेटिक मीन आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, इस लेवल का क्वेश्चन शाज़ नादिरी बीकॉम लेवल में कभी पूछा जाएगा, ठीक है। दरअसल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि अक्सर होते हैं कि वो बिल्कुल उनको नहीं नहीं मालूम होता, इस वजह से हमें बिल्कुल जो भी क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो
ये टॉपिक आता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उनको ये है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करने, हम आगे टॉपिक्स पे चले जाएंगे तो क्लियर हो जाएगी बात, सही है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा, नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, ये भी आपकी बुक की एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कह रहे हैं जो मीन यहाँ पर जो गिवन नंबर्स हम आपको दे रहे हैं इसका मीन है 17। मीन 17 होने का मतलब है एक्स बार 17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहा है के की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो, सही। ऑब्जर्वेशंस इसने हमें जो दिए हैं 12, 18, 21, के और 13, ठीक है। अब के इसमें हमारे पास क्या मिसिंग है, के भी कोई ऑब्जर्वेशन है लेकिन हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने बता दिया है कि ये जो डाटा सेट आपके पास 5 वैल्यूज का दिया हुआ है इसका मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 17। हमने कहा ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला होता है, ठीक है। समीशन एक्स का मतलब होता है गिवन ऑब्जर्वेशंस को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो हमने 12 प्लस 18 प्लस 21 प्लस के प्लस 13, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। और x बार मीन ऑफ द डाटा दिया हुआ था सवाल में 17, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 17 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 इंटू 5 करेंगे 85 आ जाएगा, और यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ गई। अब k को छोड़कर 12, 18, 21, 13 इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास सम आ गया कितना, 64 आ गया, ठीक है। अब ये 64 यहाँ प्लस में इज इक्वल्स टू को दूसरे एंड पे जाएगा, माइनस में जाएगा, तो हमें के की वैल्यू पता लग जाएगी। 85 में से 64 को माइनस करेंगे, हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन भी फॉर्म लेवल में आपको शायद नजर आ जाए। जी, ये क्लियर है आप लोगों को? चले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कह रहे हैं द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि हमारी n की वैल्यू कितनी है, 10 है। यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका हमने मीन निकाला, कितना आया, 8, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इफ एन 11th नंबर, अब कोई 11th ऑब्जर्वेशन है, डाटा में एक वैल्यू का इजाफा हो रहा है, 11th ऑब्जर्वेशन है, से 11th नंबर इज नाउ इंक्लूडेड। अब हमने नया नंबर को इंक्लूड करा है डाटा में इन द रिजल्ट, जो रिजल्ट हमारे पास आया, द मीन बिकम्स 9, जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब एक और नया नंबर ऐड होने से हुआ क्या कि मीन की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अब कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11th नंबर, जो वो आपने 11th नंबर, नया नंबर आपने ऐड करवाया है वो क्या होगा, ठीक है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम मीन का फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा मीन ऑफ 10 नंबर्स, जो कि सवाल में ऊपर गिवन था फर्स्ट लाइन में, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8। तो मीन ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला होता है। तो समीशन एक्स तो नहीं मालूम, 10 वैल्यूज का सम क्या है ये बात हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है, और उसका मीन क्या निकल रहा है, 8 निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं समीशन एक्स निकाल लूँ, समीशन एक्स कैसे निकलेगा, एन को मीन के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 8 की जगह से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा 10 ऑब्जर्वेशंस का। मैंने कहा टोटल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 ऑब्जर्वेशंस का टोटल आ रहा है कितना, यानी समीशन एक्स आ रहा है कितना, 80, सही। इसी तरीके से हमने कहा मीन ऑफ 11 नंबर्स, 11 नंबर्स का भी हमें मीन मालूम है। हमने कहा समीशन एक्स अपॉन एन, एन है 11 क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन 11 हो चुकी हैं, और हमारा मीन कितना आ रहा है, 9। अब ये 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 99। इसका मतलब टोटल ऑफ, यानी समीशन एक्स, समीशन एक्स टोटल ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस, 11 ऑब्जर्वेशंस का टोटल बन रहा है कितना, 99। तो हमने कहा था जब 10 ऑब्जर्वेशंस थी तो टोटल बन रहा था कितना, 80, और जिस वक्त 11 ऑब्जर्वेशंस हैं
उसका टोटल बन रहा है कितना 99। तो इसका मतलब हो गया कि हम 99 में से 80 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी जो नई ऑब्जर्वेशन है, जो 11th वैल्यू हमने ऐड करी है, वो क्या है 19 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? ये क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बीकॉम में नजर आएगा। सही, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोग की ही एग्जाम्पल है, ये भी उसी टेक्निक से तकरीबन होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखें, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि फॉर अ सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, जिस वक्त आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन थी, द मीन केम आउट टू बी 22.5। ठीक है, जब आपने 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला तो वो कितना आया, 22.5 आया। सही, फिर कह रहे हैं लेटर ऑन चेकिंग, उसके बाद जब आपने चेक किया, is discovered that an observation 19 was incorrectly recorded whereas the correct value was 15। कह रहे हैं आपने एक ऑब्जर्वेशन जो कि 19 थी, जो कि गलत थी। ठीक है, that an observation 19 was incorrectly recorded whereas the correct value was 15। मतलब एक्चुअल वैल्यू डाटा में 15 थी, हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 19 लिख दिया। इसका मतलब जो मीन हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन का आ चुका है 22.5, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो सबमिशन एक्स की वैल्यू आई थी उसमें एरर है। वो एरर क्या है कि हमें वैल्यू 15 ऐड करनी थी, हमने 19 ऐड कर दी। सही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 ऑब्जर्वेशंस का जो गलत टोटल हमने निकाला है, सही है, उसको मालूम करना पड़ेगा। सही, उसको मालूम करने के लिए पहले तो हम करेंगे इनकरेक्ट मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। इन 10 ऑब्जर्वेशंस का जो गलत मीन हमने निकाला है, सबमिशन एक्स अपॉन एन, एन आ गया 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22.5। ये हमारा गलत मीन है। सही, अब मैं इस 10 को इस 22.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबमिशन एक्स आ जाएगा। ये सबमिशन एक्स का मतलब हो गया 10 ऑब्जर्वेशंस का जो गलत टोटल है मेरे पास वो आ जाएगा। हमने कहा इनकरेक्ट टोटल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, गलत टोटल आ गया जो हमने गलत निकाला था 10 ऑब्जर्वेशन का। तो 10 को 22.5 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 225। सही, अब हमने कहा करेक्ट निकालना है। अब हमें मालूम है ये 225 है, इसमें 19 वैल्यू जो है गलत ऐड हुई है। भाई जो गलत ऐड हुआ है उसको माइनस करवा दो, और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आगे हम यही काम कर रहे हैं। करेक्ट टोटल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, सही है, जो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है उसका सही टोटल क्या आएगा, टोटल था 225, उसमें से माइनस कर दो 19 को जो कि आपने गलत ऐड करवाया, और प्लस करवा दो 15 को, तो आपके पास आ जाएगा 221। ये आपका सही टोटल है। अब टोटल आपके पास सही आ चुका है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 10 ही रहेंगी। क्यों 10 रहेंगी? क्योंकि अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन निकाल दी है तो एक ऑब्जर्वेशन प्लस भी करी है, तो ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 ही रहेंगी। तो आएगा 10, तो 221 को 10 से डिवाइड करा, हमारे पास क्या आ गया, 22.1। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर आप लोगों को? क्वेश्चन 6 समझ में आ गया आप लोग? जी, क्वेश्चन 6 क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बुक में वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन के हवाले से। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पूरा एक टॉपिक है, तो उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। सही, अगर आप लोग को आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ लें। और आप प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप जब यूनिट 1 की जब आप एक्सरसाइज निकालेंगे बुक में अपने पास, तो उसमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं
वो आप अटेंड कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। सही, उसमें अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर सकेंगे। एरर वाले क्वेश्चन भी हैं, और इसमें अगर कोई इंक्लूड हो जाए या एक्सक्लूड हो जाए, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सही। और प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। से प्रॉपर्टीज़ जो अरिथमेटिक मीन की हैं वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमारी कवर हो जाएंगी। सही। अभी ये है कि आपने सिर्फ जो एक्सरसाइज के बुक में जो एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें, क्लियर है तो ओके कर दें, ठीक है, तो इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देते, ठीक है। तो क्लास हम यहीं पर ही ऑफ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर ही स्टॉप कर रहे हैं, और फिर हम जो है इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप बाद में इसको अगर देख भी लीजिएगा। तो आसान सा टॉपिक था, इतना ज़्यादा डिटेल में हमने इसको अभी किया नहीं है। सही। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ करनी है, और प्रॉपर्टीज़ करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।